हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता का समय काल हमने पिछली वीडियो में देखा था। इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं कि कैसे इसकी समाज की बुनावट थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो वैदिक सभ्यता का जो समाज था, वैदिक सभ्यता का जो समाज था, ये समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ठीक है मित्रों, वैदिक सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पिता के नाम से, यानी कि जो वर्तमान भारतीय समाज है उससे इसकी समानता मिलती जुलती है, क्योंकि वर्तमान में भी पितृ समाज में पितृसत्तात्मक समाज है। कैसा समाज है? पितृत्मक समाज है। महिलाएं जो थी वो धार्मिक सभाओं या कबीलाई सभाओं में भाग लेती थी। महिलाओं की स्थिति या महिलाएं धार्मिक सभाओं में और कबीलाई सभाओं में हिस्सा लेती थी। ठीक है मित्रों, हिस्सा लेती थी। कहाँ? वैदिक सभ्यता में। किसमें? वैदिक सभ्यता में समाज पितृसत्तात्मक था। महिलाएं धार्मिक सभाओं में और कबीलाई सभाओं में हिस्सा लेती थी। इस काल में गोसा, आपला, गोसा, अपाला, गार्गी, गोसा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं थी। ठीक है मित्रों, यानी इस काल में घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं थी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता जो थी, इस सभ्यता में महिला की स्थिति अच्छी थी या महिलाओं की शिक्षा की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि इसमें मैत्रेयी जैसी, गार्गी जैसी, अपाला जैसी और घोषा जैसी विदुषी महिलाएं थी। इस सभ्यता में लोगों का आर्थिक जीवन का आधार पशुपालन एवं कृषि था। वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल जो था, वैदिक सभ्यता का जो काल था, यह काल वैदिक सभ्यता का जो काल था, इस काल में लोगों का आर्थिक जीवन का आधार, लोगों का आर्थिक जीवन का जो आधार था वह पशुपालन और कृषि था। क्या था? पशुपालन और कृषि था। तो वैदिक सभ्यता में या वैदिक सभ्यता के काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। इसमें महिलाएं जो थी वो एक बराबरी के, पुरुष के समान अधिकार मिले हुए थे उनको। ये धार्मिक सभाओं में और कबीलाई सभाओं में हिस्सा लेती थी। जो इनके कबीले होते थे, इनकी सभाओं में वो हिस्सा लेती थी। इस काल में, इस वैदिक सभ्यता के काल का जो सबसे प्रमुख विशेषता रही है वो ये है कि इसमें घोषा, अपला, गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं हुई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की शिक्षा की स्थिति कैसी थी। इस सभ्यता के काल में लोगों का आर्थिक जीवन का जो आधार था वो पशुपालन और कृषि था। क्या था? पशुपालन और कृषि था। ठीक है मित्रों, इस काल में लोगों का जो जीवन आधार था या पशु जीविका निर्वाह का जो आधार था वो पशुपालन और कृषि था। वैदिक सभ्यता के लोगों को सोना व तांबा की जानकारी थी। वैदिक सभ्यता
सभ्यता के लोगों को तांबा और वैदिक सभ्यता के लोगों को तांबा और सोना, तांबा और सोना जैसी धातुओं की जानकारी थी। ठीक है मित्रों, ये जानकारी थी। इस सभ्यता के लोगों को तांबा का और सोना जैसी धातुओं का की जानकारी थी, ज्ञान था। व्यापारियों को पणि, वाणिज्य या वाणिक कहा जाता था। इस काल में व्यापारियों को पणि और वाणिज्य या वणिक कहा जाता था। वाणिज्य या वणिक कहा जाता था। ठीक है मित्रों, व्यापारियों को इस काल में पणि, वाणिज्य या वणिक कहते थे वैदिक सभ्यता के काल में। इस तथा जो व्यापार प्रणाली जो थी, व्यापारिक जो प्रणाली थी, वह प्रणाली थी वस्तु विनिमय। कौन सी थी? वस्तु विनिमय। इस काल में व्यापारिक जो प्रणाली थी वो कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलन में थी और व्यापारियों को पणि या वाणिज्य या वणिक कहा जाता था। ठीक है मित्रों, इस काल में गाय, घोड़ा, भेड़ बकरी, कुत्ता, बैल आदि पाले जाते थे। बैल, गधा भी पाला जाता था और ऊंट भी पाला जाता था, पाले जाते थे। ठीक है मित्रों, वैदिक सभ्यता के काल में गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल, गधा, ऊंट आदि पाले जाते थे। ये पालतू पशु थे। ये पालतू पशु थे, यानी कि लोग इनको पालते थे। इस काल में जो वैदिक सभ्यता के काल में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। काल में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। ये जो गाय था उसका महत्वपूर्ण स्थान था और ये विनिमय का एक साधन थी तथा गाय, तो वैदिक सभ्यता में गाय का स्थान महत्वपूर्ण था और गाय एक विनिमय का साधन थी। गाय विनिमय का साधन थी। गाय विनिमय का एक साधन थी। यानी व्यापार का एक साधन थी। ठीक है मित्रों, इस काल में दास प्रथा जो थी, और दास प्रथा में इस काल में वैदिक सभ्यता में दास प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है, और दास प्रथा में अधिकतर महिलाएं शामिल होती थी या अधिकतर महिलाएं इसका शिकार थी। महिलाएं दास होती थी। ठीक है, और इस काल में जो रियासतें होती थी, इस काल में जो रियासतें थी, इन रियासतों को जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों? जनपद।
वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता काल में या वैदिक काल में जो रियासतें थी, इन रियासतों को जनपद कहा जाता था। जैसे इस वैदिक काल की प्रमुख जो जनपदें थी, यानी जो संपूर्ण भारत था, वह भारत लगभग 16 जनपदों में विभक्त था, बटा हुआ था। और इनमें से कुछ प्रमुख जनपद थी, प्रमुख जनपद थी, जैसे पांचाल, कुरु, पांचाल, कुरु, कांसी, पांचाल, कुरु, कांसी, कौशल, मत्स्य और विदेह ये 6 जनपदें थी। इनमें कुछ और विदेह, चेदी, अंग और मगध, ये रियासतें या ये जनपद प्रमुख थी। ठीक है, ये जनपद प्रमुख थी। कौन कौन सी? पांचाल, कुरु, कांसी, कौशल, मत्स्य, विदेह, चेदी, अंग और मगध। ये जो जनपदें थी, ये जनपदें प्रमुख थी। इस काल में जो भारत रियासतें होती थी, उन रियासतों को जनपद कहा जाता था। और इन जनपदों में भी शक्तिशाली जो जनपदें थी, वो उनमें थी पांचाल, कुरु, जो कि ये कुरु वंश जो महाभारत से संबंधित है, या महाभारत से इसमें इस महाजनपद शक्तिशाली जनपद थी, जो महाभारत के लिए जानी गई। कांसी, कौशल, मत्स्य, विदेह, चेदी, अंग, मगध, यानी इन सभी रियासतों का इस महाभारत में या महाभारत काल में भी वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल में राज व्यवस्था जो थी, ऋग्वैदिक काल में जो रियासत थी, वो रियासतें या जो राज व्यवस्था थी, वह गणतंत्रात्मक थी। कैसी थी? गणतंत्रात्मक थी, जो बाद में वंशानुगत हो गई। ठीक है मित्रों, प्रारंभ में यानी ऋग्वैदिक काल में जो राज व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक थी, लेकिन ये बाद में कैसी हो गई? वंशानुगत हो गई, वंश के आधार पर, यानी उत्तराधिकारी के रूप में चलने लगी। या वंशानुगत की जगह हम राजतंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। राजा के मंत्रियों को रतिनिन कहा जाता था। राजा के मंत्रियों को रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था मित्रों? रत्निन। जो मंत्री होते थे राजा के इस वैदिक सभ्यता में, इस समय इनको रत्निन कहा जाता था। यह सभ्यता ग्रामिक सभ्यता थी, या ग्रामिक सभ्यता के रूप में जानी जाती थी। और इस सभ्यता में जो ग्राम का जो प्रधान होता था, इस प्रधान को, ग्राम के प्रधान को ग्राम प्रधान या ग्रामीण कहा जाता था। यह सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ग्रामीण प्रधान या ग्राम प्रधान सभ्यता थी। यानी इसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में शहरीकरण को प्रमुख जोर रहा था, या प्रमुख
शहरीकरण सभ्यता थी, इसी तरह वैदिक सभ्यता थी जो गांवों की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? गांवों की सभ्यता थी, इसमें गांवों की प्रधानता थी। ठीक है मित्रों, इस काल में अग्निदेव महत्वपूर्ण देवता थे और स्वतंत्र रूप में इनकी पूजा नहीं होती थी। इस काल में ये वैदिक सभ्यता में अग्निदेव प्रमुख देवता थे। ठीक है मित्रों, प्रमुख देवता थे और जिनकी स्वतंत्रता के रूप में या स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है मित्रों, इस सभ्यता के लोग तांबा और सोने जैसी धातुओं से तो परिचित थे ही थे, साथ ही ये लोहे जैसी धातु से भी परिचित थे। लोहे से भी परिचित थे। ठीक है मित्रों, और लोहे के अयस्कों को कृष्ण अयस्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कृष्ण अयस्क कहा जाता था, यानी लोहो अयस्क। कृष्ण अयस्क का मतलब क्या हो गया? लोहो अयस्क। तो लोहे अयस्क को वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता था? कृष्ण अयस्क कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी। इस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था थी वह नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी। यानी मनुष्य के जो जीवन था उसको 4 आश्रमों में बांटा गया था। वो व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, बल्कि यह व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई। ठीक है, यह ऋग्वैदिक काल में यह व्यवस्था नहीं थी, बल्कि इसका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। इस जो आश्रम व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का सबसे पहले विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। कहां से मिलता है इसका उल्लेख? सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। किससे मिलता है? ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है मित्रों, कहां से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। इस आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता में ग्रामों को अधिक महत्व दिया गया था, इसे ग्राम प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। 4 आश्रमों का प्रतिपादन जबाला उपनिषद में 4 आश्रमों वाली व्यवस्था का उल्लेख जबाला उपनिषद के द्वारा या जबाला उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने किया है। उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने किया है। ठीक है, किस व्यवस्था का उल्लेख किया है? 4 आश्रमों की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का उल्लेख जबाला उपनिषद में याज्ञवल्क्य के द्वारा किया गया है। ठीक है मित्रों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इस 10वें मंडल में या 10वें मंडल में पहली बार पुरुष सूक्त, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। किनका उल्लेख किया गया? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक है मित्रों, किसमें?
ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। प्रारंभ में जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ये किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था कर्म पर। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित थी, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था किस पर आधारित हो गई? जन्म पर। किस पर आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। जन्म पर आधारित हो गई। ऋग्वैदिक काल में जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र, तो ये व्यवस्था जो थी वर्ण व्यवस्था, ये ऋग्वैदिक काल में तो क्या थी? कर्म के आधार पर, कि व्यक्ति जो कर्म करता था उसके आधार पर उसको उस वर्णों में विभक्त किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गई, जो बाद में जाति में बदल गई। किस में बदल गई? जाति में बदल गई। तो ये वर्तमान में जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के बाद बदलाव आया है। इस व्यवस्था में यानी ये उत्तर वैदिक काल में बदलाव आया है, ठीक है मित्रों। इस काल में यानी वैदिक सभ्यता में सभा और समिति वैदिक राजनीतिक संस्थाएं थी। वैदिक काल में सभा और समिति वैदिक काल में सभा और समिति वैदिक राजनीतिक संस्थाएं थी। वैदिक राजनीतिक संस्थाएं थी। वैदिक राजनीतिक संस्थाएं थी, ठीक है मित्रों। अब यहाँ ये एक चीज ये और ध्यान रखने की बात जो है वो ये है कि जो सभा और समिति है, ये वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। अब जो भारत में वर्तमान में जो संसदीय प्रणाली जो है, संसदात्मक प्रणाली, इसमें जो 2 सदन हैं, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा या राज्यसभा, तो वो इसी व्यवस्था के रूप में या इस व्यवस्था से मिलती जुलती है, मेल खाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के जरिए या यही सेम व्यवस्था थी। सभा, लोकसभा, ठीक है, यानी आम नागरिकों का या आम नागरिकों में से प्रमुख आदमी इसमें भाग लेते थे सभा में। और समिति में वरिष्ठ नागरिक भाग लेते थे या श्रेष्ठतम नागरिक भाग लेते थे, ठीक है मित्रों। यानी ये क्या हो गई? समिति, राज्यसभा। क्या हो गई? राज्यसभा, ठीक है मित्रों। तो ये वैदिक सभ्यता से संबंधित है, सभा और समिति। ये वर्तमान में भी हमारे संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो समिति थी वो राज्यसभा से मेल खाता है, क्योंकि इसमें वरिष्ठतम नागरिकों भाग लेते थे, जबकि हमारी राज्यसभा में भी वरिष्ठ नागरिकों को ही या श्रेष्ठ नागरिकों को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। या सभा जो बूढ़ थी वो बूढ़े बड़ों की संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में ये जो थी सभा, ये बड़े बूढ़ों की सभा थी, ठीक है। और समिति सामान्य सभा होती थी या राजा का निर्वाचन करना इसका प्रमुख कार्य था। इसका प्रमुख कार्य राजा का निर्वाचन करना होता था, ठीक है मित्रों। किसका? समिति का। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार वैदिक सभ्यता में मनुष्य माता के गर्भ में आने पर मृत्यु तक 16 संस्कारों को पूरा करता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार
वैदिक सभ्यता में ये माना जाता था कि जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है, जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है, माता के गर्भ में आता है, तब से मृत्यु तक, यानी जो वो शिशु गर्भ में आया है उसका जन्म होगा, और जन्म के बाद उस मृत्यु तक 16 संस्कारों को पूरा करता है, 16 संस्कारों को पूरा करता है। ठीक है मित्रों, ऐसा वैदिक सभ्यता में माना जाता था कि वृहदारण्यक के उपनिषद के अनुसार, इस उपनिषद में बताया गया है कि जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है तब से लेकर और जन्म के बाद मृत्यु तक 16 संस्कारों को पूरा करता है। ठीक है मित्रों, तो ये थी वैदिक सभ्यता से संबंधित जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाई है। जो 16 संस्कार हैं उनको मैं अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।